Okay, so let us start with रेसिप्रोकल स्पेस क्या होता है. ठीक है, ठीक. डेफिनेशन जो पढ़ी है मैं उसी से स्टार्ट करूँगा. ठीक है, सो सबसे पहले एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं. एक यूनिट सेल हो गया एंड देन आई विल ड्रॉ एक फेस हो गया. दूसरा फेस हमारे पास ये आ जाता है. सपोज करो मुझे ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया ये किस में है. इट इज़ इन द रियल स्पेस. किस में है ये रियल स्पेस में. मुझे इसका रेसिप्रोकल स्पेस ड्रॉ करना है. तो रेसिप्रोकल स्पेस कैसे डिफाइन करते थे. रेसिप्रोकल स्पेस डिफाइन करने का क्या तरीका था कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं टू प्लेन्स के बीच में और उनका रेसिप्रोकल लेते हैं और उसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे. ओरिजिन हम कहीं पे भी चूज कर सकते हैं. अब सपोज करो ये हमारे पास ओरिजिन है. अब मेरे पास प्लेन कौन कौन से हैं देखना जरा. पहला प्लेन आया ये, दूसरा प्लेन आया ये. ठीक है, ये दो प्लेन्स थे. इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी. इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रही है. मान लो इट इज परपेंडिकुलर टू, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर. इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई. तो इफ इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे इसका रेसिप्रोकल ड्रॉ करना है. इसका रेसिप्रोकल ड्रॉ करना है तो मैंने इसको यहाँ से लाइन को उठाया एंड आई ब्रिंग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. ये देखो जरा, ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने. ठीक है, डिस्टेंस कितनी लेनी थी इसके रेसिप्रोकल के बराबर. तो मैंने सपोज करो इसको मैं ब्लू कलर से लगा ड्रॉ कर. डिस्टेंस मान लो रेसिप्रोकल डिस्टेंस कितनी आ रही है. इट इज़ द रेसिप्रोकल डिस्टेंस. ये आई मेरे पास एक वेक्टर आ गया. क्योंकि मुझे जब भी कोई सेल ड्रॉ करना है मुझे तीन वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. जब मुझे रेसिप्रोकल स्पेस ड्रॉ करना है तो मुझे तीन वेक्टर की ज़रूरत. एक मिल गया. ओरिजिन मैं कहीं पे भी चूज़ कर सकता हूँ. मैं ओरिजिन यहाँ पे भी चूज़ कर सकता था. अब ये 3 नंबर प्लेन आए, ये 4 नंबर. इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी. इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की. ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रही है. अब मुझे वेक्टर, इस वेक्टर को उठाया और यहां से उठा के यहां लेके आऊंगा मैं. ठीक है, तो इसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया. ये आ गया मेरे पास. दूसरा वेक्टर ये आ गया. अब तीसरा वेक्टर क्या होगा. एक तो ये प्लेन है मेरे पास और ये जो मैंने शुरू में दो प्लेन ड्रॉ किए थे 5 और 6 नंबर. दिस इज, ये 5 नंबर है ये वाला जो इन दो लाइनों से बना हुआ है. ये 5 नंबर है और एक इनसे मिलके बना हुआ है ये हम 6 नंबर बोल रहे हैं. तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी. इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से कंसीडर की जाएगी. देखने में नहीं ये परपेंडिकुलर लग रहा है बट दे आर परपेंडिकुलर. या हो सकता है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो मान लो. तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली और मान लो उसका रेसिप्रोकल मेरे पास सिर्फ इतना सा वेक्टर आ रहा है. तो मेरे पास क्या हो गया, 3 वेक्टर आ गए. अब मैंने 3 वेक्टर्स को बेस माना
और इसको बेस मान के मैंने एक और यूनिट सेल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो यूनिट सेल बनेगा ये किसका बनेगा यूनिट सेल? लेट मी ड्रॉ इट विद दिस ब्लू कलर। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको बेस माना, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ किया। ये देखो ये सॉरी एरो नहीं लगेगा इसमें, ये आ गया ये इसके, और ये देखो जरा, जस्ट सीट एंड देन इट्स लाइक दिस। तो ये जो अब मेरे पास रीजन यहाँ पे आ रहा था, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लैक कलर नाउ। ये जो मेरे पास अब स्पेस आया, ये वाला जो स्पेस आया, ये क्या आया? इट इज द रेसिप्रोकल स्पेस। तो ये रेसिप्रोकल स्पेस आ रहा है, ये रेसिप्रोकल स्पेस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट किसको करते हैं? जब हमने बैंड स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करनी है। बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है? ई वर्सेस के का ग्राफ। इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है? ई वर्सेस के बीच में क्या ग्राफ आता है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस को ही ले लो। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में क्या होता है? E इज इक्वल टू एच क्रॉस के स्क्वेयर बाई 2m, यही आती है इक्वेशन। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये एनर्जी एक्सिस आ गया और ये के एक्सिस आ जाता है, तो इसके बीच में पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। तो ये बैंड स्ट्रक्चर है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का। बट जब हम पीरियोडिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्लॉक वेव फंक्शन का यूज करते हैं, पीरियोडिक वेव फंक्शन, पीरियोडिसिटी इनकॉर्पोरेट की, क्रॉनिंग पेनी मॉडल का यूज किया, जब हमने ये चीजें इंट्रोड्यूस की तो ये बैंड स्ट्रक्चर कैसा आ गया पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए। इसकी मैंने दूसरे लेक्चर में बात की हुई है, ठीक है। तो बैंड स्ट्रक्चर फिर वैसा ही है, ऐसा नहीं कि बैंड स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। ये एनर्जी और ये आपका ग्राफ ऐसे आता है, इट्स लाइक दिस। ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम बोलते हैं इसको। इसी को अगर हम रिड्यूस्ड जोन स्कीम में करें, क्योंकि आपका जो बैंड स्ट्रक्चर आता है वो रिड्यूस्ड जोन स्कीम में आता है, इट इज़ लाइक दिस। ये तो ये जो पॉइंट आ रहा था आपके पास, ये जो गैप आ रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी हियर। तो ये एनर्जी बैंड गैप आता है ई वर्सेस के ग्राफ। ये के एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है। दूसरी चीज, वाई वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस, क्यों हम रेसिप्रोकल स्पेस में बात करते हैं, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दूंगा आप लोगों को। मैंने पहले भी बताया था। मान लो मेरे पास यहाँ पे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, और एक ग्रेटिंग मेरे पास यहाँ पे है। ये मान लो 15,000 LPI की ग्रेटिंग है और ये मान लो 1000 LPI की ग्रेटिंग है। इसका मतलब ये जो स्पेसिंग थी ये ज़्यादा है, इसका मतलब 2 ग्रेटिंग्स के बीच में, या एक तरह से ओपनिंग बोल सकते हैं, लाइट को अलाउ कर रहे हैं ये, या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, लार्ज डिस्टेंस। और यहां पे कैसी डिस्टेंस है? स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पास स्लिट है जिसमें स्लिट विड्थ बड़ी कम है, और ये स्लिट वैसी है जिसमें स्लिट विड्थ ज्यादा है, ये बोल सकते हैं। तो अगर मैं इनका डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखूं, अगर ये लेजर लाइट यहां से पास करूं, ये लेजर लाइट है मान लो, ये लेजर लाइट आ रही है, तो लेजर लाइट यहां पे मुझे पैटर्न देगी,
स्पॉट्स देखता हूँ मैं। एक स्पॉट मुझे यहाँ नज़र आएगा लाइट का, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। रेड, मान लो रेड लेज़र आ रही है, ग्रेटिंग में से पास की, यहाँ पे आपको ऐसी स्पॉट दिखेगा, एक स्पॉट यहाँ जैसे दिखेगा और एक स्पॉट आपको यहाँ जैसे दिखेगा, ठीक है। और इसके केस में भी आपको स्पॉट यहाँ दिखेगा, एक स्पॉट यहाँ जैसे दिखेगा एंड एक स्पॉट यहाँ जैसे दिखेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पेसिंग लार्ज थी और ये दे कम क्लोजर, दे कम क्लोजर, बट यहाँ पे दे मूव फर्दर अपार्ट। इसके और इसके बीच में जो था डिस्टेंस बढ़ गया। सो दैट मीन्स अगर मैं इसका इंटेंसिटी वाइज प्लॉट करूं तो इंटेंसिटी वाइज इसका प्लॉट ऐसे दिखेगा आपको, और यहां पे ये प्लॉट ऐसे दिखेगा। ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंसेस थी, तो इनके बीच में मीन्स अगर मैं इनको कंपेयर करूं, इनकी डिस्टेंसेस को और इस डिस्टेंस को कंपेयर करूं, तो कैसा रिलेशन आ रहा है, रेसिप्रोकल। तो जो पैटर्न में देख रहा हूं वो कैसा है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रियल। तो इसको क्या बोलते हैं, के स्पेस भी बोल देते हैं, जो हमने पैटर्न देखा, इसको फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है। क्लियर, सिंपल है। तो इसलिए हम जब भी बात करते हैं, हम रेसिप्रोकल स्पेस की टर्म में बात करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि क्यों हम बार बार रेसिप्रोकल स्पेस की ओर स्विच ओवर कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। अब आप जब सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो सॉलिड्स में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सरेज आर देयर, एक्सरे है। तो जैसे यहाँ लेजर ने आपको बताया, उसी तरह से जो पैटर्न आप एक्सरे पास करके, क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक साइज, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बराबर होती है, तो वहाँ पे भी मुझे इसी तरह के पैटर्न दिखेंगे। तो जो एक्सरे डायफ्रैक्शन से जो मुझे पैटर्न दिखा वो क्या, दैट इज द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रियल। और जब मैं इसका इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँगा तो मुझे रियल के बारे में आइडिया लग जाता है। तो इसलिए हम बार बार जो है किसकी बात करते हैं, रेसिप्रोकल स्पेस की टर्म में बात करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई, एक ये और दूसरा दैट व्हाई वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस। और कुछ और क्वेरी किसी की? तो ई वर्सेस के भी आ गया, ये भी आ गया, ओके। इसी तरह ब्रिलॉन जोन और प्रिमिटिव सेल, दो चीज़ें आती हैं, ब्रिलॉन जोन एंड द प्रिमिटिव सेल रियल स्पेस में। बिल्कुल एक लेमैन की तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है प्रिमिटिव सेल, ब्रिलॉन जोन। कि प्रिमिटिव सेल क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम, इन रियल स्पेस, इन रियल स्पेस। और ये क्या होता है ब्रिलॉन जोन, इट इज द आल्सो मिनिमम वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल स्पेस। ठीक है, ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे रियल स्पेस में हम मिनिमम वॉल्यूम स्पेस ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से आप ब्रिलॉन जोन में भी मिनिमम वॉल्यूम स्पेस ढूंढ सकते हो। वो आप एक्स क्रिस्टन से देख सकते हो, जो आपके पास आता है ना वहाँ पे एक्स क्रिस्टन में, जब आप इंपोर्ट करते हो उसको रेसिप्रोकल स्पेस को, तो वो वैसा दिखता है। और मिनिमम वॉल्यूम ढूंढने का आपके पास अलग अलग मेथड्स थे, परपेंडिकुलर प्लेन भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। बट एक काम करता हूँ, मैं प्रिमिटिव सेल बनाने की कोशिश करता हूँ, FCC का बनाते हैं, ठीक है। FCC लैटिस चूज करते हैं। तो वैसे ही आप ब्रिलॉन जोन किसके लिए बना सकते हो, दूसरे के लिए भी, रेसिप्रोकल स्पेस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रिमिटिव सेल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
हर एक फेस के सेंटर में एटम है और कॉर्नर पे एटम है, ठीक है। तो एक एटम यहाँ पे बैठा हुआ है, एक एटम यहाँ पे बैठा। कॉर्नर एटम्स की मैं बात लगा करने सबसे पहले, दीज आर द कॉर्नर एटम्स। और फेस के सेंटर में एक फेस ये वाला आ रहा है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे बना, ठीक है, एक फेस ये बन रहा है, ठीक है, उसका सेंटर ये आया, अगला फेस ये बना, उसका सेंटर ये आ रहा था, एक फेस ये बन रहा है, अनदर फेस इज दिस एंड अनदर फेस इज दिस। प्रिमिटिव का मतलब मिनिमम वॉल्यूम। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम नियरेस्ट नेबर ढूंढते हैं। अब इसके नियरेस्ट ये नहीं है, ठीक है, तो इसका नियरेस्ट एटम कौन सा हुआ? जो फेस के सेंटर में बैठा हुआ है। कोई भी आप क्यूब ड्रॉ करो, क्यूब में आप देख लो कि जो फेस का सेंटर होता है वो हर एक कॉर्नर एटम से नियरेस्ट होता है। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा हुआ? ये। अगला कौन सा हुआ? ये अगला हुआ। 3 वेक्टर ड्रॉ कर लिए मैंने। तीनों को कंसीडर करके क्या करना है आपने? आप क्यूब ड्रॉ कर लिया जैसे आपने पिछले उसमें किया था, सेम प्रोसीजर हमने अडॉप्ट कर लिया। अब ये जो मेरे पास स्पेस आया बन के, ये क्या था? इट इज़ द प्रिमिटिव वॉल्यूम। तो जो हमारा सिएस्टा कोड है उसमें हम प्रिमिटिव स्पेस की बात करते हैं, प्रिमिटिव वॉल्यूम की बात करते हैं, प्रिमिटिव सेल लिया जाता है। वैसे तो एफसीसी में कितने एटम्स लाई करते हैं? 4 एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मींस 8 एटम कहाँ पे हैं? कॉर्नर पे। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और फेस पे कितने एटम्स है? 6, और हर एक एटम का 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो टोटल आ जाता है 4। बट प्रिमिटिव सेल में मुझे सिर्फ एक ही एटम लेना पड़ेगा। प्रिमिटिव में मुझे कितना लेने पड़ेंगे? एफसीसी में एक ही लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हम जब भी एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी लैटिस हो हमारे पास सिएस्टा कोड में, तो हम उसमें यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम लेके चलते हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम करनी है। लेने को तो मैं 4 भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जहाँ मुझे एक एटम लेना पड़ रहा था वहाँ मुझे अब 4 कंसीडर करने पड़ रहे हैं। इसलिए हम प्रिमिटिव की टर्म में बात करते हैं, ठीक। और इसी का फिर ब्रिलियंट जोन हम जब देखते हैं डिफरेंट कोड्स की हेल्प में, एक्स क्रिस्टन की हेल्प से जनरली देखा जाता है, जैसे क्वांटम एस्प्रेसो भी है, सिएस्टा भी है, तो उसमें जो ब्रिलियंट जोन है वो क्या होता है? दैट इज आल्सो द मिनिमम वॉल्यूम इन द रेसिप्रोकल स्पेस, जैसे ये आ रहा है। क्लियर हो गई बात? और हाई सिमेट्री पॉइंट्स क्या होते हैं उसमें? हाई सिमेट्री पॉइंट्स होते हैं स्पेशल पॉइंट्स। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या थे? कॉर्नर एटम्स, ठीक है, फेस के सेंटर पे एटम बैठे हुए हैं, एजिस के सेंटर पे एटम बैठे हुए हैं। उसी तरह से उसकी एजिस में जो एटम्स बैठे हुए हैं, एजिस के सेंटर में या कॉर्नर्स के सेंटर पे, उनको हम स्पेशल पॉइंट्स बोलते हैं, एंड वी कॉल दोज पॉइंट्स एज हाई सिमेट्री पॉइंट्स। मैं गूगल करके आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखो जरा, ये यहाँ पे बात कर रहा है, ये इट्स अ सिंपल क्यूबिक। जो गामा होगा, गामा तो सेंटर है, ये सेंटर है, क्योंकि ये क्या है? एफसीसी लैटिस का ब्रिलियंट जोन है, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। इट इज ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ये सेंटर आया गामा पॉइंट, इसके एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमने इंटीग्रेट भी इसी को करना होता है। जो मैश लेके चलते हैं के पॉइंट्स की मैश, वो इसी स्पेस को हमने इंटीग्रेट करना होता है। तो अब क्या आया? सेंटर ऑफ एन एज, एज का सेंटर कौन सा? एम। एम कहाँ है? सॉरी, एफसीसी था। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट एफसीसी हियर। तो ये के पॉइंट, मिडल ऑफ एन एज ज्वाइनिंग टू हेक्सागोनल फेसेस,
एक हेक्सागोनल फेस ये आया, दूसरा ये आया, तो इसका मिडल ये के पॉइंट आ रहा है. देन एल, सेंटर ऑफ एन हेक्सागोनल फेस. हेक्सागोनल फेस का सेंटर ये एल पॉइंट आया. देन मिडल ऑफ एन एज ज्वाइनिंग टू हेक्सागोनल एंड द स्क्वायर फेस, इट इज यू पॉइंट, ये आ रहा है. तो अलग अलग लैटिसेस में ये पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, और इनके बीच में जब हम लाइंस को, जैसे गामा टू एल को मैंने ज्वाइन किया, तो ये हाई सिमेट्री लाइन हुई. इस लाइन को ज्वाइन किया, जब टू हाई सिमेट्री पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उस लाइन को हाई सिमेट्री लाइन बोलते हैं. जैसे ये लैम्डा, ये डेल्टा, ये सिग्मा लाइन. क्लियर? ये देखो, इसी तरह से हेक्सागोनल है, बॉडी सेंटर है, अलग अलग का अलग अलग मिलेंगे आप लोगों को. ये देखो, क्लियर? सो इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. जब तक मेरे पास हाई सिमेट्री पॉइंट्स ठीक नहीं होंगे, हमारा बैंड स्ट्रक्चर ठीक नहीं आएगा. सो क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? और इसी स्पेस को इंटीग्रेट करते हैं हम के पॉइंट से. अब इंटीग्रेशन कैसे की जाती है वो भी समझ लें थोड़ा सा. इंटीग्रेशन अगर मान लो हमने करनी है तो कैसे करेंगे? अब सपोज करो मेरे पास एक यूनिट सेल है 3/3. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. ए की वैल्यू 3.0, बी की वैल्यू 3.0, सी की वैल्यू 3.0. ठीक है. अब सिंपल है, ये सिंपल सेल है. इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1/3, 1/3, 1/3. ठीक है. ये रियल और ये रेसिप्रोकल. तो जो बॉक्स का साइज इतना बड़ा था पहले, वो कितना छोटा हो जाएगा? जस्ट इमेजिन, वो सेल छोटा सा बन जाएगा, ये वाला. क्योंकि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल भी सिंपल क्यूबिक ही आता है. सिंपल क्यूबिक हो अगर मेरे पास सेल, तो उसका सेल भी, रेसिप्रोकल भी सिंपल क्यूबिक ही आएगा. तो वो ये आ गया. अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम निकालते हैं इंटीग्रेट करके. इंटीग्रेशन कैसे होती है? या तो समेशन की फॉर्म में, या तो इंटीग्रल की फॉर्म में, या इंटीग्रल को मैं समेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं. तो जब न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन कंप्यूटर पे करवाई जाती है, तो हम इंटीग्रल को समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे सिम्पसन्स रूल है, ट्रेपिजॉइडल रूल है, मैश. तो उसी तरह की मैश बनानी थी. तो मैश बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अब के पॉइंट्स आपने कितने चूज करने हैं, तो वो हम क्या लेके चलेंगे? जैसे 15, 15, 0, 0. सिएस्टा में आप ये लेके चलते हो 0, 0, 15. ये के ग्रिड है. तो अगर ये ग्रिड बना दोगे तो आपके पास ये आएगा. अब एक काम करते हैं, ये तो 3D के लिए ठीक है. अब 3D से मान लो 2 डायमेंशन में स्विच ओवर करना है आपने. 3D से कहाँ स्विच ओवर करना है? 2D में. तो 2D में क्या होगा? एक डायरेक्शन में वैक्यूम आएगा. तो सेल सेम था, बट मैंने इसमें एक चेंजेस किया. ए की वैल्यू 3.0, बी की वैल्यू 3.0, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20.0. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3, 1/20. तो मान लो ये सी एक्सिस था, मान लो ये सी एक्सिस था मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? सेल तो ये वही रहा, बट इट वाज लाइक दिस. अब मैं इसको ड्रॉ करूं अगर, तो रियल में तो ऐसे दिख रहा है. ये ड्रॉ करते हैं दोबारा से. ये आया, ये बना 2D शीट के लिए, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है. अब क्या हो जाएगा? ये
अगर आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, लेट मी ड्रॉ इट मोर केयरफुली, ये हो जाएगा इस तरह से, ये ऐसे हल्का सा ये दिख रहा है, ये हो जाएगा। तो मुझे जेड के लॉन्ग के मैश लेने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, तो के मैश क्या हो जाएगा 15 0 0 0 15 0 0 0 1। तो कुछ कोड्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, कुछ कोड्स में इसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, कुछ एक कोड्स में इसको चाहे क्वांटम एस्प्रेसो 15/15/15 आ जाएगा, ये 15/15/1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास 0 डायमेंशनल सिस्टम है तो उसके लिए के मैश 1 × 1 × 1 इज द मोर देन एनफ। सो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इस तरह से हम चीज़ों को रियलाइज करते हैं रियल और रेसिप्रोकल स्पेस में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सो दैट्स ऑल।